हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो सीरीज़ हमारा चल रहा है उसका ये आज लास्ट है, जिसमें हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को हम समझेंगे कि ये है क्या। जैसा कि आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, एक तरफ अर्थ है और एक तरफ डॉलर है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि कुछ ऐसा है जो कि कमोडिटी एक्सचेंज कमोडिटी नहीं है। मतलब कमोडिटी एक्सचेंज कमोडिटी मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम आपको 10 किलो गेहूँ दिए तो उसके बदले में हम आपसे 5 किलो 8 किलो जो रेट के हिसाब से जो चावल लिया, 10 किलो गेहूँ 10 किलो चावल। इस समय आप इसको ग्लोबल लेवल पे भी देख रहे होंगे, आप ग्लोबल ट्रेड को भी देख रहे होंगे, जो हेल्प के लिए एक दूसरे से मदद चल रही है, क्योंकि इस समय कोविड-19 का दूसरा स्ट्रेन जो है वो क्रांति मचाए हुए है। बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो गए। मैं बहुत दिन बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा पूरा फैमिली इससे कोविड से इन्फेक्टेड था, और ये गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया पॉलिसी जिसके तहत जो है हम लोग को सारी मेडिकल बेनिफिट्स मिले और दवाइयाँ मिली और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट हुआ। तो अब कोरोना के समय में लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के साथ जो है वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत इस ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम को अपने मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आज जो है ये तैयार किया हूँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कमोडिटी एक्सचेंज कमोडिटी को आप मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल होता हुआ इस समय देख रहे होंगे। जैसे कि कुछ महीने पहले सऊदी अरब को भारत सरकार ने गल्फ कंट्री को कोविड वैक्सीन भारत की जो है वो प्रोवाइड कराई थी। उसके बदले जो है वो 80 मेट्रिक टन जो है ऑक्सीजन भेजे, और ऑक्सीजन की कमी पूरे भारत में होने लगी। काला बाजारी भी है, और दूसरा चीज़ है कि हम अभी भी समझ नहीं रहे हैं, और इसी ऑक्सीजन की डिफिसिट को हम यहाँ पे समझेंगे आज। तो शुरू करते हैं अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। है क्या ये? डेफिनेशन देखिए, इसमें लिखा हुआ है। बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे एडम स्मिथ, और उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि मार्केट नो द बेस्ट, और मार्केट जो है वो जो बेस्ट है उसको जान रहा है। उनके कहने का तात्पर्य ये था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक प्रोसेस है। इसमें हमारी सामाजिक जिम्मेदारी अपने प्रोजेक्ट और प्रोग्राम को लेकर, और समाज के द्वारा जो कीमत उसकी अदा की गई, जिम्मेदारी और उसकी जो कीमत है, वैल्यू है, समाज को हम क्या अपने प्रोजेक्ट से बेनिफिट कर रहे हैं, और समाज का कैसे अपब्रिंगिंग होगा, सोशल रिफॉर्म्स कैसे डेवलप होंगे, इसको हम इस शब्द के अंतर्गत देखते हैं। जो पॉजिटिव बेनिफिट और सोशल कॉस्ट का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो उसको नेट सोशल बेनिफिट कहते हैं, और जो प्रोजेक्ट नेट सोशल बेनिफिट को ज़्यादा दिखाता है उसी को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंतर्गत हम रखते हैं कि भाई ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंतर्गत इसका पॉजिटिव रिजल्ट है। जैसे मान लीजिए नोट्स यहाँ बना हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। मान लीजिए कि मैं एक इंडस्ट्री डाला हूँ, और इंडस्ट्री के अंतर्गत मुझे ये देखना है कि मेरी जो इंडस्ट्री है उससे सुल्तानपुर के इलाके में कैसे अपब्रिंगिंग होगी सोशल रिफॉर्म की, कैसे सोशल वैल्यूज़ बढ़ेगा। समाज को ग्रोथ तभी होगा जब समाज को धन के फॉर्म में बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए।
तो धन के फॉर्म में बेनिफिट मिलेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, और इसी बेनिफिट में अपनी अगर हम टोटल लागत के साथ इसको देखते हैं तो ये जो है नेट सोशल बेनिफिट कहलाता है। और जिस प्रोजेक्ट की नेट सोशल बेनिफिट ज़्यादा होती है उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में अध्ययन किया जाता है। आपको मैं यहाँ एकदम स्पष्ट कह दूँ कि ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं ये पर्यावरण के लिहाज से पढ़ रहे हैं, इसको हमको ध्यान रखना है। हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो पढ़ रहे हैं, ये इकोनॉमिक का टॉपिक है, परंतु इसको हम इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई सब्जेक्ट बचता नहीं है इन्वायरमेंटल साइंस में, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो बच जाए, सभी सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। अब मुख्य उद्देश्य क्या है, एम क्या है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना क्यों है? एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना एक प्रोजेक्ट को, अगर उसका, ये देखिए आपने पढ़ा भी, प्रोजेक्ट शोइंग ग्रेटेस्ट नेट सोशल बेनिफिट आर प्रेफर्ड, तो अगर उसका नेट सोशल बेनिफिट ज़्यादा है तो वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, कम है तो रिजेक्ट होगा, एक टाइम में एक प्रोजेक्ट, इसीलिए सिंगल प्रोजेक्ट टर्म लिखा हुआ है वहाँ। फिर चूज करना नंबर ऑफ डिस्क्रीट अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स। अब मान लीजिए एक प्रोजेक्ट लगाया गया, उसके साथ में कई सारे अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, छोटे छोटे अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, और अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स रिसाइकलिंग के लिए हर स्टेप पे जो है रीयूज मेथडोलॉजी को ऑप्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। एक अल्टरनेटिव बैकअप प्लान भी होता है, मैंने बताया था टूल्स वाले वीडियो में है। देखिए जो मेरे पास इसमें वीडियोस हैं, एक्चुअली मैं यूट्यूब को अभी तो सीख रहा हूँ, बेसिक है, बेसिक का फुल फॉर्म ही है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बियोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जो लोग कंप्यूटर का बच्चा कोई देख रहा होगा तो वो मेरी भाषा समझ गया होगा। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बियोलिक इंस्ट्रक्शन कोड इज़ नोन एज बेसिक। तो ये बेसिक मैं सीख रहा हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो डाला सिनिकॉलजी, तो मुझसे लोग कहे कि कम्युनिटी इकॉलजी आपने बताया नहीं, तो कम्युनिटी इकॉलजी मतलब सिनिकॉलजी ही है, तो उसमें आप उसको देख सकते हैं। ऐसे जब पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आपको उसमें सारे कंटेंट मिल जाएंगे, एक ही जगह पे सारे कंटेंट। मेरा यही कोशिश ही है कि एक जगह पे सारे कंटेंट रखे जाए। फिर हमको ये डिसाइड करना है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम हम रन करा रहे हैं वो इंटरटेन्ड होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे इंटरटेन्ड होगा, किन मापदंडों पर वो इंटरटेन्ड होगा, उसका कोई क्राइटेरिया होगा। जैसे अभी आप देखिए, यहीं पर एक एग्जांपल मैं क्लियर कर दूं, मैं सोच रहा था उसको आगे बताऊंगा आपको, यहीं डिस्कस करते हैं। ह्यूमन बीइंग अपने आप को इकोसिस्टम के टॉप पिरामिड पर रखता है, टॉपेस्ट कंज्यूमर, ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर टॉप मोस्ट कंज्यूमर, ठीक है। यह टॉप मोस्ट कंज्यूमर का दुर्भाग्य देखिए, नाइदर ही इज कैपेबल ऑफ मेकिंग वाटर नॉर ऑक्सीजन। ना हम पानी बना सकते हैं लैब में और ना ऑक्सीजन बना सकते हैं जिसको हम पिए बिना नेचर के मदद के। अभी ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन कैसे बना रहे हैं? बहुत सिंपल प्रक्रिया है, हवा में ऑक्सीजन है, उसको खींच लीजिए, बड़े बड़े फिल्टर अलग अलग माइक्रोन साइज़ के फिल्टर्स लगे हैं, उन फिल्टर से होकर वो गुजरता है, जिसमें उसमें पानी, डस्ट पार्टिकल्स, एरोसॉल्स और स्मॉग्स ये सब अलग कर लिए जाते हैं। उसको गर्म किया जाता है तो उससे ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन को कंडेंस करके सिलेंडर्स में भर दिया जाता है और वो सिलेंडर आप तक पहुंच जाता है। अब ये ऑक्सीजन आप कहाँ से ले रहे हैं? नेचुरल रिसोर्स है ऑक्सीजन,
तो जो सिलेंडर की कास्ट है भाई, ऑक्सीजन हमारा अर्थ क्या है, क्लोज्ड सिस्टम है। हमारा अर्थ क्लोज सिस्टम है, इसमें से कोई चीज़ बाहर नहीं जा रही है रेडिएशन को छोड़ के। ऑक्सीजन हमारे ट्रोपोस्फियर का मटेरियल है जिसको हम सक कर रहे हैं, और 21% है, और उसी 21% में से हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं, क्या हम उतना अमाउंट ऑक्सीजन नेचर को वापस कर रहे हैं? यही कास्ट बेनिफिट एनालिसिस है। और अगर ये लाइन आप समझ गए, तो आप कास्ट बेनिफिट एनालिसिस समझ गए। हम नेचर से जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सिलेंडर में भर के लोगों को दे रहे हैं, उतना वैल्यू हम फिर से उसमें ऐड करें तो डिफिसिट नहीं होगा। 21% वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगा, और ये जो परसेंटेज मेंटेन है यही जरूरी है। अमेज़न, कांगो बेसिन, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 20% ऑक्सीजन को कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल। हमारे जो 21% ऑक्सीजन है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर का वीडियो है उसमें आप देखिएगा, कंपोजिशन मैंने लिख रखा है। तो जो 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन है, इसी ऑक्सीजन का हम यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री में और अब मेडिकल में कर रहे हैं, वहीं से ले रहे हैं। परंतु जिस दर से हम उसको यूज कर रहे हैं, उसी दर से हमको उसको वापस रिफिल करना होगा नेचर में। मतलब वी शुड हैव टू प्लांट मोर एंड मोर पीपल ट्रीज, वी शुड हैव टू प्रोटेक्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, डिसिडियस फॉरेस्ट ऑल ओवर द ग्लोब। और बहुत बड़े मात्रा में प्लांटेशन ड्राइव चलाना पड़ेगा। छोटा सा पौधा लगा दीजिए या पीपल का आज और सोचिए कि आपको डेंस ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वोट डालने की भी एक एज होती है, शादी करने की भी एक एज कानून में डिस्क्राइब्ड है, उससे कम करें बाल विवाह में आता है आदमी, ड्राइविंग लाइसेंस की भी एक उम्र दी गई। तो उसी तरह पेड़ की भी एक एज है, उस एज के बाद उस बेसल स्ट्रेंथ से उसको डेंस अमाउंट में ऑक्सीजन वायुमंडल में लिबरेट आउट होता है। उसके पहले बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। तो दातून लगाने पर ऑक्सीजन की उम्मीद मत करिए, उसको ग्रोथ होने दीजिए पहले। तो हमको उतना अमाउंट इम्पाउंड करना पड़ेगा ऑक्सीजन को, नहीं तो हमारी धरती पर ऑक्सीजन डिफिसिट होने लगेगा। कारण और है, ये तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है जो डायरेक्टली ऐड कर रहा है। फिर हम मेरीन इन्वायरमेंट, हमारा 71% पानी है, और ये 71% पानी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फाइटोप्लैंक्टन्स कर रहे हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ये ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं। कुछ ऑक्सीजन यूज होता है ऑक्सीजन पॉन्ड्स में, रिवर्स ओशंस में। रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इलेबरेट हो जाता है वायुमंडल में, निकलता है बाहर, रिलीज होता है। तो कई तरीके से ऑक्सीजन हमारे धरती से उस 21% को मेंटेन करता है। नेचर एक खुद ही इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करता है। जैसे हमने अपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल टू इक्विलिब्रियाइज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्टेंट वैल्यूज। रिएक्टेंट और प्रोडक्टेंट का वैल्यू को इक्विलिब्रियम में रखना ही केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो वही पोटेंशियलिटी यहाँ भी लगती है कि हमको मेंटेन करना है ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को। तो क्या हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजन हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, वह ऑक्सीजन यूज होने के बाद से उतना अमाउंट जहाँ से हम निकाले वहाँ रख रहे हैं। यही ओरिजिनल कास्ट बेनिफिट एनालिसिस हम देख रहे हैं। इन्वायरमेंटल साइंस इज़ अ बिहेवियरल साइंस। आप उसका एग्जाम्पल हर आयाम में अपने जीवन के देख सकते हैं। आप जिस मोबाइल में इसको सुन रहे हैं से लेकर, जिस ईयर पीस से इसको अपने कान में से सुन रहे होंगे, जिस कंप्यूटर पे आप इसको देख रहे होंगे, ये सब कुछ इन्वायरमेंट से एक्सट्रैक्ट किया गया है
और ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट तभी कहलाएगा जब जितना अमाउंट में एक्सट्रैक्शन हुआ है उतना अमाउंट में वापस हम नेचर को दें। जैसे मान लीजिए एक बड़ा मज़ेदार एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लीजिए हम अपने पिताजी से 100 रुपये लिए खर्च के लिए। उस 100 रुपये में से हम 10 रुपये या 50 रुपये जो भी है इमरजेंसी के लिए रख लिए, 50 में खर्च किए। अब मान लीजिए कि हमको ज़रूरत पड़ी और हम उस इमरजेंसी से 50 रुपये निकाल रहे हैं, तो फिर हमको उसमें 50 रुपये को रखना होगा। तब हमारा जो मंथली बजट प्लान है या ईयरली जो एनुअल बजट प्लान है वो सही से रन करेगा। नहीं तो आप 50 रुपये डिफिसिट में हमेशा चलेंगे, हमेशा। यही कास्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि आपके द्वारा लगाई गई इंडस्ट्री में जो भी रिसोर्स आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, जिस भी रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बन रहा है, क्या वो प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उसको जो है स्टेबलाइज किया जा रहा है कि नहीं, उसको रीस्टोरेशन वहाँ हो रहा है कि नहीं, जिस इकोसिस्टम से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पेपर इंडस्ट्री है आपकी। देखिए कास्ट बेनिफिट एनालिसिस ऐसी चीज़ है ना, इसको समझने की ज़रूरत है, समझेंगे नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अभी आगे बहुत टर्म्स हैं। मान लीजिए हमारी एक पेपर इंडस्ट्री है, तो हम पेपर किससे बनता है? पेपर लकड़ी से बनता है। तो जंगल या हम जंगल से लकड़ी ला रहे हैं, अशोक का या जो है आपका यूकेलिप्टस लोग इस्तेमाल करते हैं, या आप जो है पॉपुलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो भी लकड़ियाँ है या अगर मान लीजिए ला रहे हैं पेपर बनाने के लिए, तो उतने एवज में आप वहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं कि नहीं। एक पेड़ काटने से 5 साल पहले उसी के दायरे में पेड़ लगाना चाहिए। ये नियम है, ये नियम है। कोई एक हरा पेड़ अगर आपको काटना ही पड़ गया तो 5 साल पहले उसी स्थान पर उससे आसपास में आपको एक प्लांटेशन करना होगा। समझ रहे हैं? ये नियम है और ये नियम इसी के अंतर्गत आता है। एक्चुअली में कास्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है, जब आपको मैं EIA टूल्स फंडामेंटल ऑफ EIA का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बताया था मैंने ना कि क्या IPEC होता है, आइडेंटिफिकेशन, प्रिडिक्शन, इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में क्या होता है? यही डिस्कस होता है कि क्या प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली है, क्या वो कास्ट बेनिफिट रेशियो में फिट आता है। तो यही चीज़ आप वहाँ पढ़ रहे हैं। EIA का ही एक पार्ट है ये, और ये हर प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ? एक फ्रेंच इंजीनियर थे AG ड्यूपिट। 1848 में इन्होंने कास्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में प्रपोजल रखा, और इस समय इसका EIA और EIS में भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो हम कास्ट बेनिफिट एनालिसिस में देखते हैं, इसमें 5 मुख्य बिंदु हैं। पहला है कि डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी, ओवरहेड कास्ट, मैनेजमेंट, रेंट, यूटिलिटीज़। भाई कहीं इंडस्ट्री खोलेंगे तो रेंट पे ज़मीन और रेंट पे कोई चीज़ लेंगे, कोई आपका जो है ओवरहेड कास्ट होगा, बिजली कहीं से लेंगे। फिर इंटेंजिबल कॉस्ट ऑफ डिस्कशन, इसमें आता है कस्टमर, एम्प्लॉई, डिलीवरी टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, है, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड। अपॉर्चुनिटी कास्ट, अपॉर्चुनिटी कास्ट मतलब कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, खरीदने से अच्छा बिल्ड करना।
देखिए शुरुआत में बहुत सारी इंडस्ट्री होती है वो बिजली खरीदती है, पर जहाँ उनका बॉयलर रन करना शुरू किया वो बिजली बेचते हैं। हर इंडस्ट्री में बॉयलर होता है मैक्सिमम, तो बॉयलर से वो बिजली जनरेट करते हैं और इतना ज़्यादा जनरेट होती है कि उसको बेचा जाता है। इससे इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा है। फिर इसके बाद से आता है आपका कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क, कंपटीशन और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, रेगुलेटरी रिस्क। रिस्क तो होगा ही, जब आप कोई भी इवेंट करेंगे, कोई भी आप प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें रिस्क होगा, चाहे वो 1 डिग्री रिस्क हो, चाहे वो 5 डिग्री का रिस्क हो, चाहे 3 डिग्री रिस्क हो, रिस्क होगा। मैनेजमेंट में बिना रिस्क के नहीं वर्क हो सकता है। और हर्षद मेहता वाली एक मूवी भी आई थी, उसमें कहता है रिस्क है तो जो है उसको रिस्क से प्रॉफिट से बड़ा लगाव रहता है, और कीमत कुछ भी हो। तो अब ये कि ऐसे नहीं चलेगा कि प्रॉफिट से आपको लगाव हो और कीमत कुछ भी हो। इन्वायरमेंट के ग्राउंड पे आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो अब आपको इसकी लायबिलिटी उठानी पड़ेगी। हम इंडस्ट्री लगाएं, हम कोई भी प्रोडक्शन इकाई लगाएं मान लीजिए, तो इन्वायरमेंट के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हमें सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखकर बात करनी होगी। अब वो दिन लद गए कि आप इंडस्ट्री लगा लेते थे बिना इन्वायरमेंटल कंसर्न के, अब बिना कास्ट बेनिफिट एनालिसिस CIA के आप इंडस्ट्री नहीं रन करा सकते। देखिए यही मैं कहता हूँ कि इन्वायरमेंटल साइंस में स्कोप बहुत है, बशर्ते आप एक्सपर्टाइज हो। आपका एक्सपर्टाइजेशन अगर ऐसे फील्ड्स में है तो आपके पास जॉब की कोई कमी नहीं और सैलरी की कोई कमी नहीं। न जॉब की कमी न सैलरी की कमी है, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अभी देखिए बायोमेडिकल वेस्ट पर काम हो रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग की यूनिट्स करोड़ों अरबों रुपए में खेल रही है। जो PP किट को डिस्कार्ड कर रहे हैं, जहाँ ट्रीट हो रहा है, करोड़ों रुपए का वारा ले रहा है। 1-2 रुपये की बात मत कीजिए, यहाँ करोड़ से नीचे में कुछ है नहीं, बशर्ते आप उस काबिल बनिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिलती है इन्वायरमेंट में, तो भाई साहब आप पहले उस लायक बनो, उतना कैपेबिलिटी आपके अंदर हो, उतनी इन्फॉर्मेशन, उतना डेटा को कंट्रोल हो आपका, तब आप उस फील्ड में जाइए और तब आप देखिए मज़ा। पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं है। अब ये आपका जो है प्रोसेस ऑफ कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्रोसेस ऑफ कास्ट बेनिफिट एनालिसिस को 7 मेजर स्टेप में बांटा गया है। पहला है आइडेंटिफाई और डिफाइन करना प्रोजेक्ट। एकदम वैसे ही है जैसे आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट करते हैं, वही चीज़ है। आइडेंटिफिकेशन और डिफाइन करना प्रोजेक्ट को। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई करना कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोजेक्ट और पॉलिसीज़ को। थर्ड स्टेप है डिटरमाइन टाइप्स ऑफ CBA, कौन सा CBA लगेगा। आइडेंटिफाई इंसिडेंट ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशनल टर्म्स को। एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट यूजिंग वेट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को। डिस्काउंट ऑफ फ्लो ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट को देखना फॉर अप्रोप्रिएट टूल्स एंड कंडक्टिव सेंसिटिव एनालिसिस। एक्चुअली में जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ये EIA के अंतर्गत में आता है, और इसीलिए आप ये सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर देख रहे हैं जो कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे कि इसमें स्टेप 1 कहता है कि आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रोजेक्ट, तो इसमें एक चीज़ देखनी है कि जो आपका ये प्रोसेस है उस क्या वो सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चनर्स को फुलफ़िल करता है कि नहीं, वो डिफ़ाइन करता है कि नहीं कि प्रोजेक्ट अप्रोप्रिएट है, कि ऐसा तो नहीं कि कहीं वो एनवायरमेंटल लॉस पे बन रहा है।
बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिटोरिएशन। फिर दूसरा, आइडेंटिफाई करना कॉन्सिक्वेंसेस को ऑफ द प्रोजेक्ट एंड पॉलिसीज़ मैटर को, जिसके अंतर्गत हम EIA का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम जो है टेम्पोरल ऑर्डर और कॉन्सिक्वेंसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन में हम देखते हैं कि जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट मॉनेटरी कॉस्ट और बेनिफिट के अंतर्गत आता है कि नहीं। और इसमें इकोनॉमिक्स के जो लोग होते हैं उनसे सलाह मशवरा किया जाता है और वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। फिर डिटरमाइनिंग ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो आपका थर्ड स्टेज है, इसमें कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। इसमें हम डिटर्मिनेशन के लिए करते क्या है कि जो है मार्केट को देखते हैं, मार्केट को देखते हैं और मार्केट को देखते हुए हम एनालिसिस करते हैं। और ये मार्केट को देखते हुए जब हम एनालिसिस करते हैं तो फेस वैल्यू मायने रखता है फिर। और इस फेस वैल्यू में सोशल कास्ट और एक्सटेंडेड और इकोनॉमिक्स ऑफ CBA को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि मार्केट जो होता है वो डिपेंड करता है एक रिस्क पे, ऐसे कि सेंसेक्स और नैस्डैक का जो इसमें फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए हम इसमें रिस्क फैक्टर को कंसीडर करते हैं। फिर हमको देखना है कि आइडेंटिफाई करना इंसिडेंट कॉस्ट बेनिफिट और इन इनकम, जो स्टेप 4 आपका दिखा रहा है इसमें। तो इसमें जो हम इंफॉर्मेशन है वो एक रिटन रिपोर्ट के अंतर्गत एनालिसिस के द्वारा, पब्लिक सर्वे के द्वारा करते हैं। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके घर के पास या घर पर सर्वे करने वाले आते हैं जिसके पास एक चेकलिस्ट मेथड होता है, कभी एरियल टाइड या कोई गिफ्ट हैम्पर या इजी सोप, वॉशिंग का पाउडर, इस तरह के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका मार्केट सर्वे कराया जाता है। तो वो जो आप मार्केट सर्वे होता है ना, अब आपके यहाँ जब कोई आएगा तो आपको याद आएगा कि ये कास्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंतर्गत ये 4th पॉइंट के उसमें होता है। फिर 5th स्टेप जो है वो आपका एडजस्टमेंट ऑफ कास्ट के बारे में है, जो कि ये प्रक्रिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की देन है। अमेरिका से हम लोगों ने इसको लिया, इसमें लगाया गया मेथड। फिर इसके बाद आपका डिस्काउंट की बात की गई है। तो डिस्काउंट जो यहाँ पर है वो बेनिफिट के बाद और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर निर्भर करता है, जिसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। फिर जो आप 7th पॉइंट देख रहे हैं, सेंसिटिव एनालिसिस कंडक्ट कराने का, तो ये 2 फोल्ड में होता है। 2 फोल्ड में होता है जो इसमें कास्ट बेनिफिट एनालिसिस में 2 फोल्ड मतलब कि 2 लेयर में इसको किया जाता है, जिसमें कि आपका अंडरलाइंग एजम्पशन होता है, एक एज्यूम किया जाता है, विज्यूम्ड वैल्यू होती है, और एक जो होता है वो फाइनेंशियल डिसीजन मेकर के द्वारा जो है होता है डिसाइडेड प्रायोरिटीज़, और उसके तहत जो है हम यह प्रोसेस करते हैं। फिर इसके बाद से जो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसको 2 तरीके से देखा जाता है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कास्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है, डायरेक्ट मेथड में हम जो है देखते हैं इन्वायरमेंटल क्वालिटीज़ को, और इन्वायरमेंटल क्वालिटीज़ को हम जो यहाँ पे मॉनिटर करते हैं उसमें जो है हम विलिंगनेस टू पे WTP फॉर एन इंक्रीज्ड इन्वायरमेंटल क्वालिटी और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट कंपनसेशन WTCA
टू बिल्ड सच एन इंक्रीज को के अंतर्गत जो है ये डायरेक्ट मेथड किया जाता है। मतलब डायरेक्ट स्टेप्स तो 7 हैं। अब उस 7 स्टेप्स में हम कौन सा मेथड, इसमें से कोई एक मेथड आप लगा सकते हैं या 2 मेथड आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब कि जैसा नाम वैसा काम, डायरेक्ट टास्किंग, इसमें डायरेक्ट इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, डायरेक्ट हम उन पॉइंट्स को देख रहे हैं। जो आपका जो डायरेक्ट मेथड है इसमें हम डायरेक्ट प्रेफरेंस ऑफ इन्वायरमेंट को रखते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है WTP, देखिए शॉर्ट फॉर्म्स बहुत हैं, इनको आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से UGC नेट के आपके काम आएगी। जैसे WTP है तो अब WTP इन केस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मत लिख दीजिएगा, विलिंगनेस टू पे और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट कंपनसेशन। मतलब कि इन्वायरमेंट में कोई भी प्रोजेक्ट लगाने पर इन्वायरमेंट में हो रहे डिटोरिएशन में या तो आप तुरंत पे करें या तो कंपनसेट करें। तो ये मेथड डायरेक्ट के अंतर्गत आता है। इस डायरेक्ट मेथड में 2 अलग अलग प्रोसेस होता है। एक होता है CVM, मैं फिर कह रहा हूँ, जो इन्वायरमेंट यहाँ पर आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बता रहा हूँ वो आपका इन्वायरमेंट साइंस वालों के लिए है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसको आपको उस तरह मत सोचें, हम इसको इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि हर जगह पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। इस समय बहुत लोगों के पास पैसा है पर ऑक्सीजन जो है उसने बताया कि उसकी वैल्यू क्या है। प्रकृति से जब भी मनुष्य ने छेड़खानी की है तब उसको 440 वोल्ट से ज़्यादा का झटका लगा है और फिर किए हैं और फिर भोग रहे हैं और अभी देखिए कितना भोगते हैं। कोरोना के बारे में आपको एक छोटा सा हिंट, मैं बहुत पहले 1 साल पहले मैंने कोरोना पे प्रेडिक्शन किया था, उसका वीडियो मैं आई बटन में डाल दूंगा। प्रेडिक्शन किया था और एकदम वो पॉइंट बाय पॉइंट सच बैठा, मैं तो खुद ताजुब हो गया। मुझे जो है लोगों ने बताया कि जो तुम प्रेडिक्शन किए थे डॉक्टर साहब वो सर एकदम परफेक्ट बैठा। अब मैं केवल बुक को रीड करके और करंट सिनेरियो को, लेटेस्ट को पढ़कर उसको उस दौरान में डाला था साल भर पहले। एक जो स्ट्रेन बनाया गया था कोरोना का, 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। इस स्ट्रेन में जो उसने डाला, जो बेस बनाया, जैसे पिज्ज़ा बनाता है ना तो पिज्ज़ा के लिए ब्रेड लेते हैं, तो इसने ब्रेड लिया एड्स के वायरस का और उसके बाद से उसके ऊपर जो इंटीग्रेंट था, चीज़, पेपरोनी और जो फलाना ड्रीमका जो डालना था उसने डाला इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, फिर उसके बाद से आपका जो है कैंसर का सेल, आपका जो है निमोनिया का सेल, आपका जो है टाइफाइड का स्ट्रेन, कुछ बचा नहीं जो न डाला, सारा पकवान बनाकर उसने दे दिया। एक कॉम्बो पैक पिज़्ज़ा, ठीक है, उस पिज़्ज़ा को हम लोग अब टेक कर रहे हैं, ठीक। अब वो जब शरीर के अंदर जा रहा है तो बच्चों में टाइफाइड की बीमारी देखने को मिल रही है, जबकि टाइफाइड इस सीजन में नहीं होता है और इंडिया में टाइफाइड उतना ज़्यादा रैपिड नहीं फैला था, टाइफाइड फैला है। फिर बुजुर्गों में आप देखेंगे तो लंग्स इन्फेक्शन हो रहा है, निमोनिया हो जा रहा है, ये कोरोना का ही स्ट्रेन के कारण हो रहा है। और एक होता है वायरल लोड, टीवी पे जय चैनल है, तेरे जानकार चैनल है सब है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको फीवर या उसका सिम्टम दिखा तो डॉक्टर को बताने की बजाय आप पैरासीटामॉल खा लिए, ठीक है, पैरासीटामॉल खा लिए तो क्या हो गया कि वो वायरस आपके शरीर में ही अपने लोड को बढ़ाना शुरू किया। तो उसका एक रेशियो है, वो 25 से कम होगा तो आप चलता फिरता कोरोना बम हो जाएंगे। तो आप फीवर चढ़ रहा है, पैरासीटामॉल खा रहे हैं, फीवर चढ़ रहा है, पैरासीटामॉल खा रहे हैं, तो आप कोरोना बम बन गए। और अब आप जिसको छुअत सिला भई नार सुहाई है, जैसे छुए वैसे कोरोना उसको धरा। किसी के सामने आप सांस लिए बिना मास्क के, उसको कोरोना धर लेगा। तो कृपया करके कोई सिम्टम हो, अगर आँखों में जलन और फीवर और बदन दर्द, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हुआ था, पूरा परिवार,
और एक फीवर शुरू हुआ था और फीवर के बाद से हम लोगों ने पूरे घर का चेकअप कराया। चाहते तो पैरासीटामोल हम भी लोग खा सकते थे, पर नहीं, एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाए। चाहते तो छुपा सकते थे, नहीं, इस बीमारी को छुपाना ही तो नहीं है। जितना आप छुपाएंगे उतना आप फैलाएंगे, और जितना आप फैलाएंगे उतना लोग कंटामिनेट होंगे, उतना ही लंबा ये लॉकडाउन का पीरियड चलता चला जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा देश को। तो इसको छुपाइए मत, इसको बताइए कि हमको फीवर है, डॉक्टर को दिखाइए, और डॉक्टर को दिखाएंगे तो आप कोरोना से ठीक हो जाएंगे। और जितने लोग अपने आप को लापरवाही दिखा रहे हैं वो इन्फेक्ट होकर मर रहे हैं। जो लोग कह रहे थे कि 125 करोड़ की आबादी है, समुंदर से हम 1 लोटा पानी निकाल लेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जिस समुंदर से वो 1 लोटा निकलेगा ना, उस समुंदर का दर्द नहीं बता पाओगे। वो लॉस को हम कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे जिसके परिवार से लॉसेस हुए हैं। तो ऐसी लापरवाही मत करिए और डॉक्टर को कंसल्ट करके दिखाइए। बहुत खतरनाक बीमारी है। 36,000 म्यूटेटेड स्ट्रेन पूरे दुनिया में है। अभी ये दूसरा म्यूटेशन है। पहला म्यूटेशन था, पहला स्ट्रेन आया, फिर दूसरा स्ट्रेन आया, अब लोग कह रहे हैं तीसरा वेरिएंट आया है। तीसरा वेरिएंट क्या मालूम है? पहला कोरोना और दूसरा कोरोना का म्यूटेटेड वर्जन है। ठीक है, ये दोनों आपस में म्यूटेट करके एक एडवांस वर्जन बनाए, तो ऐसे ही वर्जन्स बनते चले जाएंगे। तो इसको हमको सोर्स पे ही रोकना है और सावधानी बरतनी है। बिना मास्क के, सैनिटाइजर के घर से बाहर मत निकलिएगा। ये समझ लीजिए आपने गुरु दक्षिणा दे दी हमको। ठीक है, मेरी गुरु दक्षिणा है आपसे कि भैया घर से बाहर बिना मास्क और सैनिटाइजर के मत निकलना, और ज़रूरत ना हो तो मत ही निकलना। अब आइए डायरेक्ट मेथड पे। आई बटन में आ जाएगा वीडियो, मैंने साल भर पहले प्रेडिक्ट किया था। 2 चीज़ है, CVM और SPM, कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड, और दूसरा है स्टेटेड प्रेफरेंस मेथड। कंटीजेंस वैल्यूएशन मेथड डेविस ने 1963 में दिया। इसमें 5 तरीके के जो है डेटास का अध्ययन होता है, 5 स्टेजेस हैं। एक है हाइपोथेटिकल मार्केट, फिर टेंडर बिड ऑब्टेन करने का प्रक्रिया, फिर एस्टिमेशन ऑफ WTP एंड WTCA क्या है ये, विलिंगनेस टू पे, एक्सेप्ट कंपनसेशन एंड विलिंगनेस टू पे। देखिए इस समय कोरोना भी पीक पर है और IPL भी, तो IPL देखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, घर में रहिए। फिर एस्टिमेशन ऑफ बिड कर्व एंड एग्रीगेटिंग डेटा का आकलन करना हर डायमेंशन और हर आयाम में, कि हम उसको देखें कि ये हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है और कहाँ कहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। CVM जो मेथड है, कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड, ये जो है वो इन्वायरमेंटल गुड्स पर लगता है। देखिए ये जो आप CVA मेथड पढ़ रहे हो ना, ये मैं बता दूं आपको, ये प्रेफरेंस ऑफ देयर इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें हम इन्वायरमेंट के क्वालिटी को देख रहे हैं और क्वालिटी को कैसे इंक्रीज करें और डेवलपमेंट भी करते रहें। मैंने टर्म बताया था, सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत है। पहले तो था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, फिर था कि ग्लोबलाइजेशन हो जाए, अब है सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन। तो सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन के लिए वी शुड हैव टू गो थ्रू विद द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फिर इसके बाद से आपका जो है SPM, स्टेटेड प्रेफरेंस मेथड आता है। स्टेटेड प्रेफरेंस मेथड में जो है वो रैंकिंग की जाती है लिस्ट ऑफ एनवायरमेंटल ऑप्शंस की, और इसमें अलग अलग चॉइसेस, इन्वायरमेंटल गुड और कॉस्ट और की असेसमेंट किया जाता है, और स्टैटिकल डेटा सर्वे के बेस पर बनाया जाता है फॉर द इन्वायरमेंटल गुड्स।
एनवायरमेंटल गुड्स मतलब बार बार बोल, एनवायरमेंटल गुड्स क्या है? एनवायरमेंटल गुड्स मतलब, इसको सर्च करिएगा, देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ बता भी दूँ, पर एनवायरमेंटल गुड्स आप इसको सर्च करिए, सर्च करिए, थोड़ा सा गूगल पे डालेंगे एनवायरमेंटल गुड्स, फिर देखिए आप नया डायमेंशन पढ़ने का। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम ट्रेवल कॉस्ट मेथड को देखते हैं। ट्रेवल कॉस्ट मेथड, हेडोनिक प्राइसिंग और डोज रिस्पांस मेथड। ट्रेवल कॉस्ट मेथड क्या है? ट्रेवल कॉस्ट मेथड जो है ओल्डेस्ट प्रैक्टिस है फॉर द इकोनॉमिकल वैल्यू। कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी या कोई भी व्यक्ति कहीं से भी एक डिजायर्ड लोकेशन से एक डिजायर्ड लोकेशन पर मूव हो रहा है, तो जो ट्रेवलिंग कास्ट है उसका इवेल्युएशन हम यहाँ पर करते हैं, उसको हम TCM कहते हैं। कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर इज जीरो, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पब्लिक गुड इज आल्सो जीरो इन केस ऑफ TCM। इसको आप अंडरलाइन करके अपने नोट्स में रखेंगे। ट्रेवलिंग कास्ट सरोगेट प्राइसिंग को प्रेफरेंस देता है और एक पर्टिकुलर जोन में कितने लोग आ रहे हैं, कितने वहाँ से जा रहे हैं, उनके आने और जाने से वहाँ के पर्यावरण पर, वहाँ के विकास क्रम पर, वहाँ के सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, इसीलिए मैं कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे मेथड को लगाया जाए। इस समय हम TCM पढ़ रहे हैं। कास्ट बेनिफिट एनालिसिस के प्रोसेस में, जो ये प्रोसेस है, इसमें स्टेप 3 के अंतर्गत इसमें से कोई भी मेथड हम ऑप्ट कर सकते हैं एक ठो, पर मैं बताऊंगा सारा आपको। फिर इसके बाद से आता है आपका हेडोनिक प्राइस। इनको लैंकास्टर ने 1966 और रोसन ने इसको 1974 में डिफाइन किया, और दोनों ने बताया कि एक जो है प्राइस का निर्धारण होता है। मान लीजिए कि एक 1800 स्क्वायर फीट में एक ज़मीन है, वह ज़मीन लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है और वहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, वाटर लेवल नीचे है, ठीक है, वाटर लेवल नीचे है, एयर पोल्यूटेंट वहाँ ज़्यादा है, तो उसकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन होगी वो कम होगी इन कंपेरिजन टू सेम अमाउंट ऑफ 1800 स्क्वायर फीट की ज़मीन अगर हम किसी इको फ्रेंडली एरिया में लगाते, खरीदते। 1800 स्क्वायर फीट की ज़मीन अगर किसी पोल्यूटेड एरिया में है तो वो सस्ती होगी इन कंपेरिजन टू 1800 स्क्वायर फीट अगर किसी नॉन पोल्यूटेड एरिया में है तो। इसी को हम हेडोनिक प्राइसिंग के अंतर्गत देखते हैं, और यहाँ पर इसको लिखा भी गया। The difference in the house price can be used to estimate the buyer WTP for whether better environment. This paid difference is known as hedonic price. अब मान लीजिए कि 1800 स्क्वायर फीट ज़मीन की कीमत 1 करोड़ रुपया, ठीक है, लखनऊ में। मान लीजिए 1 करोड़ है नहीं, ठीक, वही 1800 स्क्वायर फीट की ज़मीन किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे ग्राउंड वाटर अच्छा है, एयर क्वालिटी अच्छा है, सीनिक वैल्यू है, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, वो 2 करोड़ होगी। तो ये जो 2 करोड़ में से 1 करोड़ हम ये घटा रहे हैं, तो ये जो प्राइस आएगा ये हेडोनिक प्राइस कहलाता है। अब हेडोनिक प्राइसिंग फंक्शन इसका स्टेजेस होता है। पहला 3 स्टेज है। हेडोनिक प्राइस फंक्शन इज एस्टिमेटेड, दूसरा एब्सोल्यूट प्राइस कैलकुलेट फॉर द एनवायरनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा डिमांड कर्व फॉर वेरिएबल में बी एस्टिमेटेड। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है हेडोनिक प्राइस में। यहाँ पर इसमें ये चीज़ बताई गई कि हम जगह की वैल्यू तब होती है जब वहाँ एनवायरनमेंट हो।
जगह की वैल्यू उसके इन्वायरमेंट से आकी जाती है, न कि आप देखिए विदेशों में एयरपोर्ट या इसके आसपास में जो ज़मीन है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं लोग जितना कि आउटस्कर्ट एरिया में रहना पसंद करते हैं। फिर इसके बाद से डोज रिस्पांस मेथड है। ये डोज रिस्पांस मेथड टॉक्सिकोलॉजी का है, टॉक्सिकोलॉजी में भी डोज रिस्पांस है, पर वो ध्यान रखिए वो डोज रिस्पांस कर्व है, ये डोज रिस्पांस मेथड है। इसमें हम इन्वायरमेंटल चेंज को लिंक करते हैं विथ मार्केट गुड से। जैसे कि मान लीजिए कि पानी का प्रदूषण बढ़ेगा तो बॉटल्ड वाटर ज़्यादा बिकेगा। एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर ज़्यादा बिकेगा। फिल्टर घर के अंदर जो है वो एयर फिल्टर लगा रहे थे लोग, वो भी बढ़ेगी सेल उसकी। वाटर का पोल्यूशन बढ़ा तो वाटर फिल्टर भी बढ़ेगा, वाटर का बोतल पानी भी बढ़ेगा। पहले जब बोतल में पानी बिकता था तो लोग मजाक लेते थे, पानी बिक रहा है। अब हवा भी बिक रही है। अभी देखो क्या क्या बिकता है। जितना हम पर्यावरण के कॉस्ट पे डेवलपमेंट करेंगे, वी शुड हैव टू पे फॉर दैट, वी शुड हैव टू पे फॉर दैट। एक पेड़ की कीमत पीपल के अब लोगों को समझ में आ रही है। 24 घंटा पूरे दुनिया में इकलौता ऐसा पेड़ है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। सोचिए। इस बार मैं अपने घर के बाहर जो है ना, बहुत सारी ज़मीन है मेरे, जिस आउटस्कर्ट एरिया में रहता हूँ, तो वहाँ पे मैं सोचा हूँ कि 3-4 पीपल के पेड़ जो है मैं बारिश से पहले लगा दूँगा, ताकि मेरे रूम में ऑक्सीजन ही की मात्रा अच्छी रहे। नहीं, मेरे इलाके में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहे। हालांकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे अच्छा खासा प्लांटेशन है। किस क्राइटेरिया पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया जाता है? कैसे हम कहें कि ये प्रोजेक्ट आपका कास्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंतर्गत सेलेक्ट हो जाता है? तो पहला पॉइंट है कि प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड व्हेन प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव। दूसरा, प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड व्हेन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड इन्वॉल्व्ड। और तीसरा, ये जो आप देख रहे हैं पीवीबी अपॉन पीवीसी ग्रेटर देन 1, यही कास्ट बेनिफिट रेशियो है। यही कास्ट बेनिफिट रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो। और एक चीज हमने शुरुआत में ही लिख रखी है, प्रोजेक्ट शोइंग ग्रेटेस्ट नेट सोशल बेनिफिट आर प्रेफर्ड। तो ये चीज़ें हैं जिसके द्वारा प्रोजेक्ट को हम प्रेफर करते हैं। प्रोजेक्ट वही प्रोजेक्ट लिया ही जाता है जो इन वैल्यूज़ को सिग्निफिकेंट बताता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ कास्ट बेनिफिट एनालिसिस। कास्ट बेनिफिट एनालिसिस का क्या क्या कहाँ एप्लीकेशन है? रैंकिंग में, इंडस्ट्री के या कंपनी की रैंक बनाने और बढ़ाने में। फिर इसके बाद से एनालिसिस ऑफ जो है रेगुलेशन, इफ़ेक्ट ऑफ रेगुलेशन को चेक करना, एनालिसिस करना। इसके अंतर्गत हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेसिकली EIA के अंतर्गत का ही एक पार्ट है। और EIA में कौन सा पार्ट? इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है ये। फिर थर्ड है कि आपको जस्टिफाई करना इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट को। टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पे कितना आप एडवांस है, इक्विपमेंट में आप कितना एडवांस है, उसको ध्यान में रख के इसको किया जाता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। फिर हम इसमें देखते हैं इफ़ेक्टिव वे टू कट द कॉस्ट, कहाँ पे हम पैसों को की कटौती कर सकते हैं, जिससे पैसे की अगर कहीं वेस्टेज हो रहा है तो उसकी हम कटौती करके उस पैसे का कहीं और भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। फिर डिटरमाइन द रिलेटिव बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग। अगर कोई चीज़ हमको बाहर से मंगानी है या आउटसोर्सिंग की मदद से करानी है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी इंडस्ट्री कार्बन क्रेडिट पे काम कर रही है या कार्बन फुटप्रिंट का इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, तब हम कास्ट बेनिफिट एनालिसिस के इस पॉइंट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फिर इसके बाद से क्वांटिफाइंग करना हिडन कॉस्ट को, इंटेंजिबल बेनिफिट्स को। और 7th है अकाउंटेबिलिटी बाय द पब्लिक सेक्टर डिसीजन मेकर्स। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमारे डिसीजन मेकर्स को हेल्प करती है। देखिए, एक्चुअली मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इंडस्ट्री को जब फुटप्रिंट के बारे में, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में, और जो है आपका जब हम ग्लोबल ट्रेड को देखकर कार्बन ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं इंडस्ट्री में, तो ऐसे मुकामों पे इसकी जो है ज़रूरत पड़ती है और ये किया जाता है। The management is control command over all giving possibility. This is my definition and thank you very much. Myself Dr. Prakash Tiwari, Assistant Professor, Coordinator Outreach, IRS ISRO, Department of Environmental Science, KNIPSS, सुल्तानपुर। आपको जो अच्छा लगा होगा तो थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो फ्रीली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फ्रीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसमें आगे ही दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको सेफ रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए एंड हैप्पी रमज़ान।